आज हम कक्षा 9 का विषय गणित अभ्यास 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ आपको डिफिनीशन के बारे में बताया जाएगा और संख्या पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उन सभी संख्याओं के बारे में आपको बताया जाएगा। संख्या पद्धति आप पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके हैं और उसी से संबंधित इसमें भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति है भाग 1 पार्ट 1। सबसे पहले तो हम जानते हैं संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या जो पद्धति होती है आपका संख्याएं जो भी हम संख्याएं लिखते हैं, ठीक है, को लिखने उनके नामांकन के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। यह तो संख्या पद्धति का आपका डिफिनीशन हो जाता है। अब इस संख्या पद्धति के अंतर्गत कितनी प्रकार की संख्याएं आती हैं, हम उसको किस नाम से जानेंगे, वह सभी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे संख्या जो भी हम लिखते हैं उनका नामांकन को सुव्यवस्थित नियम के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है प्राकृत संख्या, पहला है पूर्ण संख्या, दूसरा हो गया पूर्णांक हो गया आपका, भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। तो यह संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाली संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है, जिसको हम गिनती में प्रयोग में लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 आप पढ़ते जाओ अनंत तक, ठीक है ना। तो ये जो होता है आपका प्राकृतिक संख्या होता है, जिसको हम गिनती में यानी प्रयोग में लेते हैं, ठीक है ना। तो वो आपकी प्राकृत संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो प्राकृत संख्या होता है उसके पहले हम 0 लगा देते हैं, ठीक है ना, यानी 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही पढ़ते चले जाएं अनंत तक। पूर्णांक क्या होता है, इसमें 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक आपका धनात्मक होता है और एक आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 0 से जो बड़ा होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है, 0 से जो छोटा होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक को +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इस रूप में लिखेंगे। और ऋणात्मक जो आपके पूर्णांक होते हैं -1 -2 -3 -4 के रूप में हम दिखाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद से आपका भाज्य संख्या आता है। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से भी डिवाइड हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 10 12 ये क्या है, भाज्य संख्या है। ये खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से भी डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो केवल अपने खुद से ही डिवाइड होते हैं, जैसे 1 2 3 5 7 11, ठीक है ना, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो संख्या लिखी गई हैं ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक।
इसके बाद से आपका आता है परिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं को आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उन्हीं को यहाँ पे आपका एक बार बताया जाता है। पिछले क्लास को देखते हुए अभ्यास चालू किया गया है और ये सभी जो भी चीज़ आपको बताया जाएगा वो पिछले क्लास से रिलेटेड ही होगा, ठीक है ना। तो जो पिछले क्लास में अच्छे से अगर पढ़ा होगा उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q क्या है? पूर्णांक है। जैसे 1/2, 1/3, ठीक है, 2/5 भी हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो ये आपका परिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम P/Q के रूप में न लिख सकें। Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P और Q पूर्णांक है, जैसे √2 है, √3 है, पाई है, ठीक है ना। तो इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से आपका आता है वास्तविक संख्या। क्या होता है वास्तविक संख्या? सभी संख्या पद्धति, जो भी संख्या पद्धति है, उस संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को मिलाकर लिखी जाने वाली जो संख्या होती है वह वास्तविक संख्या होती है। या दूसरे रूप में इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर लिखी जाने वाली जो संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है। यानी दोनों संख्याओं को मिला के जब हम संख्या लिखेंगे तो वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। ये सभी संख्याओं को अगर मिला के लिखते हैं तो भी वो क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो यह संख्या पद्धति के अंतर्गत आपका कुल 8 भाग में बताया गया कि कौन कौन से होते हैं संख्याएं। पहला प्राकृत संख्या बताया गया, पूर्ण संख्या बताया गया, पूर्णांक बताया गया, भाज्य संख्या बताया गया, अभाज्य संख्या बताया गया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या बताया गया, ठीक है। तो यह तो आपका डिफिनीशन बताया गया और उसके एग्जाम्पल बताए गए। इसमें अब कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसके बाद से आपको तुल्य परिमेय संख्या के बारे में बताया जाएगा। तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? तुल्य परिमेय संख्याएं जो होते हैं, ऐसी संख्याएं जो परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा गया है 1/3, 3/9, 6/18, 15/45, 100/300। ये जो भी लिखा गया है, ये जो परिमेय संख्या है तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यह 1/3 है और ये भी आपका 1/3 क्या होगा? 3 होगा। इक्वल हो रहा है, 3 करने 3, 3 3 का 9। ये भी आपका 1/3 होगा। सरलतम रूप में इसको चेंज करेंगे तो ये भी 1/3 होगा और ये भी 1/3 होगा। तो ये जो ऊपर जो संख्याएं लिखी गई हैं यह तुल्य परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है ना। आ रहा बात समझ में? अब ये जो आपको बताया गया संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ डिफिनीशन संख्याओं के बारे में आपको बताया गया कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और
उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो अभी इसके पहले आपको सभी डिफिनीशन के बारे में बताया गया और उससे संबंधित एग्जाम्पल भी बताया गया। तो पहला जो इसमें 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न में कौन सा सत्य है कौन असत्य है ये आपको क्लियर करना है। ठीक है ना। तो पहला जो लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या जैसे हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट लिखेंगे, ये आपका होता है पूर्ण संख्या। कर एक प्राकृत संख्या होती है, सॉरी यहाँ पे मात्रा नहीं रहेगा, प्राकृत संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है 8 डॉट डॉट। तो इसमें देखिए पूर्ण संख्या में 0 है और इसमें 0 नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 जो होता है आपका एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है आपका असत्य है। रीजन आपको मिल गया। रीजन इसमें क्या बताया गया है कि 0 जो होता है पूर्ण संख्या होता है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए ये कथन क्या है असत्य है। दूसरा जो दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। जैसे हम कोई भी पूर्णांक अगर लिखते हैं जैसे धनात्मक के रूप में हो या ऋणात्मक के रूप में हो, तो जो पूर्णांक होता है उसको हम रिप्रेजेंट आई के द्वारा करते हैं। ठीक है ना। पूर्णांक जो होता है इंटीजर बोलते हैं इसको, और आई के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम दोनों प्रकार के यहाँ पे पूर्णांक अगर लिख रहे हैं +1, +2, +3, तो इसको हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं जैसे 1/1, 2/1, 3/1। ठीक है ना। तो जो आपका पूर्णांक होता है आई, इसको हम i/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो भी आपका इंटीजर होगा, जो भी आपका पूर्णांक होगा। ठीक है ना, या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। जैसे मान लो -1/1, ठीक है ना, -2/1, तो ये देखो P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए कहेंगे कि ये जो कथन आपका सत्य है। ठीक है ना। तो सभी पूर्णांक एक परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अगला जो दिया गया है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अब जैसे जो पूर्णांक हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3 प्लस करके लोग लिखेंगे -1, -2, -3, तो यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक परमेय संख्या, जो परमेय संख्या होता है P/Q के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो पूर्णांक लिखा गया है ये P/Q के रूप में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तब यहाँ पे ये कथन क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है ना। तो प्रत्येक परमेय संख्या को हम एक पूर्णांक होता है यानी एक पूर्णांक के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ ये बताना था कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न बताते हैं।
अगला दिया गया है कि 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्न आप पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो संख्याएं दी गई हैं 1 और 2, ठीक है ना, तो उनके बीच परमेय संख्या ज्ञात करना। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका एक फार्मूला होता है, 2 तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे हम आपका आसान तरीका बताते हैं। एक आप रेखा खींचिए और इस पर 1 और यहाँ पे 2, इनके बीच आपको 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करिए कि ये जो 1 है इनमें अंश और हर में 6 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। अंश और हर में 6 से गुणा कर दीजिए। जितना आपको ज्ञात करना होगा एक अधिक लेके इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और यहाँ भी 2 गुणे 6/6। अब ये आपका हो जाएगा 5 है, इसके बीच आपको परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ से ये हो जाएगा, देखेंगे इसको बराबर 6/6 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 12/6 लिख सकते हैं। अब 6 के बाद से आता है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या क्रमशः 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 है। तो यह जो आपका निकाला गया है 1 और 2 के बीच का 5 परमेय संख्या निकाला गया है। जितना भी परमेय संख्या पूछेगा उससे एक अधिक करके अंश और हर में हम गुणा कर लेते हैं। तो ये तो फर्स्ट टाइप का प्रश्न था कि किस तरीके से इसको हम हल करके आपको बताएं, ठीक है ना। जैसे ये होता है कि दूसरा एक फार्मूले के द्वारा किया जाता है परमेय संख्या ज्ञात करना। तो फार्मूला जो जैसे दिया रहेगा Q बराबर 1/2, ठीक है ना, x + y, इसके द्वारा भी हम परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इस फार्मूले के द्वारा भी। तो इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात करेंगे तो इससे थोड़ा सा ये जटिल पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे आसान आपका ये होता है कि इससे आसानी से आप परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। या इस तरीके से दिया गया हो या P/Q के रूप में दिया गया हो, ठीक है ना। अगर P/Q के रूप में अगर दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पहले हर को बराबर करेंगे, ठीक है ना। तब उसके बाद से कितना परमेय संख्या पूछ रहा है उसे एक अधिक करके गुणा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से उसके बीच जितना परमेय संख्या आपको लिखना होगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप यह सभी 2 एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड जो भी परिभाषाएं आपको बताया गया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम महसूस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। थैंक यू।